हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए, जैसे आप लोग की डिमांड आ रही थी सर क्लास कराइए मैराथन क्लास कराइए, तो आज आपका बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी यहाँ से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और हम इसकी पूरा का पूरा सिलेबस आपको आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप और जिनको पीडीएफ लेना होगा वो कमेंट करेंगे, उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए, समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बेसिक से हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री आपका इंट्रोडक्शन आप हम सिलेबस भी आपको अगर आप डाउनलोड करके देखेंगे तो वहाँ पे सिलेबस में आपको ये टॉपिक वाइज टॉपिक आपको मिलेगा। तो पहला जो आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मींस आप यहाँ पे हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमको आखिर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले चलिए हम बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो देखिए, बायोकेमिस्ट्री आपका क्या है, विज्ञान की वह शाखा है यहाँ पे जीवित जीवों की रासायनिक संरचना तथा शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो बायोकेमिस्ट्री है ये आपका दो टर्मिनोलॉजी से मिलके बना है। बायो मीन्स जो लाइफ होता है, दूसरी केमिस्ट्री और स्टडी ऑफ केमिकल। ये मतलब आपको अगर टर्मिनोलॉजी पूछी जाए बायोकेमिस्ट्री मीन्स आप क्या बताओगे, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ केमिकल। मतलब यहाँ पे आपको दो चीज़ पढ़नी है ना, जैसे हमारे अंदर जो रिएक्शंस चल रही हैं वो, और स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस आपको स्टडी करना है। ये दो चीज़ आपको पढ़नी रहती है। यहाँ पे देखिए एक लाइन देखिए, स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर आगे हम देख लेते हैं। आपको देखिए पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। देखिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिविंग मैटर, केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन बॉडी, मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट, एनर्जी प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीज़ें आपकी बायोकेमिस्ट्री में आती हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिक वाइज चलेंगे, जो हमारा यूपी SSC का सिलेबस है उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किनसे बने होते हैं, आपके बायोमॉलिक्यूल्स। और वो बायोमॉलिक्यूल आपके क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए और आपके लिपिड हो गए। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड मिनरल हो गए। अब यहाँ पे देखिए इनका इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। यहाँ पे देखिए शरीर की क्रिया प्रणाली को समझने में सहायता, रोगों के निदान में उपयोगी, नई दवाओं के विकास में सहायक, पोषण और आहार योजना में मदद, मेटाबॉलिज्म को समझने में सहायता। ये बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनका प्रयोग कहाँ पे होगा, एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री देखिए मेडिकल डायग्नोसिस, ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल लेबोरेटरी, न्यूट्रिशनल स्टडीज़ में यहाँ पे इनका इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट इसका आपको जो टॉपिक है ये सिलेबस में दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट में हमको 3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, यहाँ पे इसकी डिफिनीशन देखते हैं। दूसरी चीज़ ये क्लासिफिकेशन, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ इसका आपका जो क्वालिटेटिव टेस्ट है
क्वालिटेटिव टेस्ट आप अगर डिप्लोमा किए होंगे तो वहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट आप देखे होंगे, प्रैक्टिकल भी किए होंगे। तो क्वालिटेटिव टेस्ट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की आपकी पूरी प्रबल संभावना रहेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट में आपको 3 चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आपके जो एलिमेंट्स हैं ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एक लाइन हम देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। कार्बोहाइड्रेट ऐसे जैविक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और शरीर को ये मुख्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जैसे जो हमारा फूड है, फूड का मेन जो आपका कंपोनेंट है, जो मेन पार्ट है, वो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो फार्मूला होता है CH2O ब्रैकेट में आपका N, ये आपका जनरल फार्मूला। कभी डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आपका क्या होगा, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज आपका हो गया, ये मोनोसेक्राइड है, ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, ये इसको फ्रूट शुगर बोला जाता है। तो ये सब आपके क्या है, स्टार्च, सुक्रोज, ये आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट को जो क्लासीफाई किया गया है वो आपको 3 क्लास में इनके सब यूनिट के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला मोनोसेक्राइड है, दूसरा आपका डाइसेक्राइड है, उसके बाद आपकी क्या है, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आपके क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें जो होता है ये सबसे एग्जाम में ये पूछा भी गया है एग्जाम्पल में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आप क्या बताओगे, मोनोसेक्राइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी हाइड्रोलिसिस द्वारा छोटे छोटे पार्ट में इनको हम तोड़ नहीं सकते। बहुत से आपके जैसे डाइसेक्राइड है, उनकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो 2 पार्ट में वो यूनिट में टूट जाएंगे, लेकिन आपके जो मोनोसेक्राइड हैं वहाँ पे आपका इनकी हाइड्रोलिसिस करके आप इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब इनका एग्जांपल आप देख लेते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब आपके क्या है, मोनोसेक्राइड हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाइसेक्राइड। अब यहाँ पे देखिए डाइसेक्राइड में आपके क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से बने होते हैं। अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मोनोसेक्राइड मतलब कि 2 कार्बोहाइड्रेट की यूनिट में ये डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डाइसेक्राइड का, जैसे आपको क्या है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। अब यहाँ पे देखिए सुक्रोज का अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको क्या बनता है, ये ग्लूकोज और आपका प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये डिग्रेड हो जाएगा और ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। तो ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज आपका और फ्रक्टोज, जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनता है, इनको बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। ओके, फिर अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए इनकी हाइड्रोलिसिस भी कराई गई है, ये आपके क्या है, इन्वर्ट शुगर। PDF आपका देखिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन नोट से यहाँ पे तैयार किया गया, कम समय है, आप सारे सब्जेक्ट का PDF आपको प्रोवाइड करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो जिनको PDF चाहिए। पॉलीसेक्राइड, अब यहाँ पे देखिए पॉलीसेक्राइड आपका क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कई नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड की जो होती है चेन होती है मोनोसेक्राइड, उसमें आपके कई होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके पॉलीसेक्राइड। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे आपका क्या है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सब आपके क्या है, पॉलीसेक्राइड। एग्जांपल डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से कंपाउंड पॉलीसेक्राइड है, ये 4 ऑप्शन देगा और उसमें से आपको पूछ लेगा। अब हम बात करते हैं मेन जो इसका टॉपिक है, क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये आपका मेन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मॉलिस टेस्ट सबसे पहला आपका है, मॉलिस टेस्ट। जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट है, ऑल कार्बोहाइड्रेट गिवन दिस टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे देखें इसमें है क्या, देखिए कार्बोहाइड्रेट अल्फा नेप्थॉल के साथ रिएक्ट करके पर्पल या वायलेट रिंग बनाते हैं।
तो देखिए जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट है ये टेस्ट देते हैं। जैसे जब आप लैब में अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो आप क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का सलूशन लेते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, तो वहाँ पे आप मॉलिस रिएजेंट में आपको क्या होता है एल्कोहलिक अल्फा नेप्ताल होता है, सलूशन होता है, उसमें आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको वायलेट रिंग देखने को मिलेगी इस टेस्ट ट्यूब में। वो आपका जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सारे के सारे मॉलिस टेस्ट देते हैं। फिर उसके बाद आपके देखिए बेनिडिक्ट टेस्ट आपके क्या है, ये रिड्यूसिंग शुगर, जो आपके ग्लूकोज है लैक्टोज है, रिड्यूसिंग शुगर ये टेस्ट देते हैं। इनका देखिए क्या है, रिड्यूसिंग शुगर कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करके क्यूप्रस ऑक्साइड बनाते हैं, जो ये आपका किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ब्रिक रेड, ईंटे जैसे रेड कलर का होता है। फेलिंग टेस्ट भी आपका कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, रिड्यूसिंग शुगर की पहचान है ये, ठीक है। फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी आपके ये कार्बोहाइड्रेट के सैंपल में डालने पे ये रिड्यूस हो जाते हैं और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट इनका आता है। फिर उसके बाद हम देते हैं बॉरफोर्ड टेस्ट। ये भी आपके क्या मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को ये डिफ्रेंशिएट करता है। अब ये आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि कौन सा रिएजेंट से, कौन सा टेस्ट से हम डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे बॉरफोर्ड टेस्ट। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट आपको क्या है आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट ये आप जानते हैं स्टार्च की पहचान किया जाता है, ये भी आपको क्या होता है नीले कलर का ये सलूशन देगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट में इसमें डालेंगे तो ये नीले कलर का जनरली सलूशन देता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं लिपिड। देखिए कार्बोहाइड्रेट इसका ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब इसको आप रिवीजन करिए और इसके एमसीक्यू आप लगाइए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है लिपिड। चलिए हम देख लेते हैं। तो लिपिड भी आपके क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे कुछ आपके एक्सेप्शन हैं, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन जैसे कार्बनिक इलाकों में घुल जाते हैं। मतलब ये सारे लिपिड जो होते हैं वाटर में आपके क्या इनसोल्यूबल हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ऑर्गेनिक सोल्यूशन में ये क्या है डिजॉल्व हो जाएंगे, चाहे आपका ईथर हो क्लोरोफॉर्म हो, ये उसमें क्या होंगे घुल जाते हैं। लिपिड का मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा का भंडारण करना और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे देखिए लिपिड में आपका क्या है फैट है, आयल है, फैट आयल वैक्स कोलेस्ट्रॉल, ये आपकी क्या है लिपिड है। यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि ये नोट में आप याद कर लीजिएगा। ये कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये ऐसे आपसे पूछ लिया जाता है 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी आपको मिलती है, तो 9 किलो ये कैलोरी ये आपको एनर्जी मिलती है 1 ग्राम फैट में। और वहीं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बात किया जाए तो वहाँ 1 ग्राम में आपको क्या होगा 4 से 5 किलो कैलोरी आपका एनर्जी मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा आपके लिपिड में एनर्जी मिलती है फैट में। इसका एग्जांपल आप देख ही चुके। अब यहाँ पे इनकी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए लिपिड को मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल लिपिड में आपके क्या कहते हैं, देखिए ये फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर होते हैं। सिंपल लिपिड जो होते हैं इनमें आपका फैटी एसिड और अल्कोहल के एस्टर होता है, जैसे फैट हो गया, ऑयल हो गया, मोम हो गया। इनका मुख्य कार्य ऊर्जा को ये क्या करते हैं संग्रह करते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कंपाउंड लिपिड। इन लिपिड में फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ अन्य समूह जैसे फास्फेट या कार्बोहाइड्रेट भी जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखिए फैटी एसिड और अल्कोहल के साथ अन्य समूह जैसे फास्फेट या कार्बोहाइड्रेट भी जुड़े होते हैं। जैसे आपका हो गया कंपाउंड लिपिड में फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, और आपका इनका जो मेन काम होता है, देखिए फास्फोलिपिड का मेन काम क्या होता है, कंपाउंड लिपिड का सेल मेम्ब्रेन का ये निर्माण करती है। अब हम देख लेते हैं डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड आपकी क्या है,
ठीक है। ये सरल और यौगिक लिपिड के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिराइव्ड लिपिड फैटी एसिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, स्टेरॉइड हो गया और कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये आपके क्या है डिराइव्ड लिपिड, मतलब ये एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिपिड के जो टेस्ट होते हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। लिपिड का क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है? ठीक है, लिपिड का क्वालिटेटिव टेस्ट यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका है ग्रीस स्पॉट टेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीस स्पॉट टेस्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, तो आप क्या बताओगे? लिपिड के लिए होता है। लिपिड देखिए कागज़ पर तेल जैसा अस्थाई धब्बा बना देते हैं। ठीक है, अगर आप लिपिड लीजिए कोई भी और वो सैंपल पेपर पे रख दीजिए तो वहाँ पे आपको देखेंगे स्पॉट बन जाएगा, धब्बा बन जाएगा, वो आपको क्या है ग्रीस स्पॉट टेस्ट। अब यहाँ पे देखिए सूडान थर्ड टेस्ट। सूडान डाई लिपिड में घुलकर रंग देता है। जो सैंपल होता है या तो आपका लाल होगा या तो नारंगी रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका क्या है इमल्सन टेस्ट। यहाँ पे देखिए इमल्सन टेस्ट में आपका क्या है लिपिड अल्कोहल में घुलकर पानी मिलाने पर दूध जैसा घोल बनाते हैं। तो दूध जैसा ये सफ़ेद घोल बनाते हैं, ये आपका क्या है इमल्सन टेस्ट। फिर उसके बाद आपका बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट है सपोनिफिकेशन टेस्ट। सपोनिफिकेशन टेस्ट देखिए फैटी एसिड आपका क्या है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या उनके के साथ अभिक्रिया करके साबुन और ग्लिसरॉल बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए वसा फैट हो गया और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया और रिएक्शन कराओगे आपका सोप और ग्लिसरॉल बनता है। अब यहाँ पे देखिए लिपिड का कार्य होता है ऊर्जा का भंडारण करना, ये आप जानते ही हैं, और कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक होते हैं। शरीर के अंगों की सुरक्षा भी करते हैं और शरीर को उष्मा से बचाते हैं, मतलब हीट से भी बचाते हैं, ठंड। नेक्स्ट टॉपिक आपका है विटामिन। नेक्स्ट टॉपिक हम विटामिन देख लेते हैं। विटामिन देखिए आप विटामिन कक्षा 9, 10, 11, 12, 6, 7 में भी विटामिन पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो विटामिन हम देख लेते हैं। तो देखिए विटामिन आपके क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो शरीर की वृद्धि, उनके डेवलपमेंट, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही कम मात्रा में आपके क्या होते हैं आवश्यक होते हैं। देखिए विटामिन को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो आपका देखिए ये क्या है विटामिन ना विटामिन, यह आपका क्या होगा विटामिन, विट मीन एसेंशियल क्या अमीन होते हैं। ठीक है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनते नहीं, इसलिए इन्हें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है। देखिए विटामिन का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं उनके घुलनशीलता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के आधार पर। विटामिन को देखिए दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका क्या है फैट सोल्यूबल विटामिन यानी वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा आपका क्या है वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलनशील विटामिन। देखिए जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ये आपका क्या ए डी ई के, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो के ई डी ए, कीड़ा मतलब आपके क्या है फैट सोल्यूबल विटामिन है। उसके बाद और आप देखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन आपके क्या है। देखिए छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वाटर सोल्यूबल आपका क्या है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये आपके क्या है पानी में घुल जाते हैं और ये शरीर में अधिक मात्रा में जमा नहीं होते। ठीक है, ये आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गए। अब हम देख लेते हैं जितने भी विटामिन हैं लगभग प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत, कार्य और उनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। देखिए विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, इनका जो सोर्स है गाजर हो गया, पपीता हो गया, हरी सब्जियां हो गई, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल।
मछली का तेल इम्पॉर्टेंट है। देखिए इनकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, तो वहाँ पे मछली का तेल जो विटामिन ए का कैप्सूल आता है वो जनरली उसमें मछली का तेल ही रहता है, ठीक है। कार्ड लीवर ऑयल। उसके बाद हम देखते हैं इनका, देखिए कार आँखों को रोशनी के लिए बहुत ही आवश्यक, त्वचा को स्वस्थ रखता है। और हाँ, एक टर्मिनोलॉजी और आपकी है, जीरोप्थैल्मिया भी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और देखिए यहाँ पे आ गया ना, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया। अब नेक्स्ट विटामिन आपका है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। देखिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन यहाँ पे देखिए B1 इनको थायमीन भी बोला जाता है, B2 इनको राइबोफ्लेविन बोला जाता है, B3 इनको नियासिन बोला जाता है, B6 को पायराडॉक्सिन बोला जाता है, B12 को साइनाकोबालामीन बोला जाता है। कभी कभी इनके जो विटामिन बी हैं इनके सिनोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनका सोर्स क्या है, अनाज है, दालें, दूध, अंडा, मांस। फिर हम देखते हैं इनका कार्य, ऊर्जा उत्पादन, तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखना, रक्त के निर्माण में ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब इनकी कमी से क्या हो जाता है, देखिए विटामिन B1 से बेरी, विटामिन B3 से पेलाग्रा, विटामिन B12 से एनीमिया। तो ये आपके कुछ जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है उनकी कमी से ये आपका रोग हो जाता है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं विटामिन सी, जिनको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इनका जो स्रोत है नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर। कार, घाव भरने में सहायक होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, त्वचा और हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इनकी कमी से क्या हो जाता है। इनकी कमी से आप सब जानते हैं स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसमें गम से, मसूड़ों में से आपके क्या होते हैं, ब्लड आने लगते हैं और दुर्गंध आने लगती है। फिर उसके बाद विटामिन डी देख लेते हैं। विटामिन डी इनका जो केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल। सोर्स सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली का तेल। कार्य यहाँ पे देखिए विटामिन डी का कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद। इनकी कमी से क्या हो जाता है, बच्चों में देखिए रिकेट्स हो जाता है, बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया हो जाती है। रिकेट्स में क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं बहुत पतली हो जाती हैं, एक प्रकार से सूखा रोग भी बोला जा सकता है। उसके बाद ऑस्टियोमैलेशिया ये एडल्ट में हो जाता है। विटामिन ई, इनका केमिकल नाम आपका क्या है, टोकोफेरॉल है। सोर्स आपके क्या है, वनस्पति तेल, बादाम, बीज। उसके बाद कार देख लेते हैं। कार आपके क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, कोशिकाओं की सुरक्षा करना। इनकी कमी से मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन के हम देख लेते हैं। विटामिन के आप सोर्स इनका है हरी पत्तेदार सब्जियां, गोभी, पालक। विटामिन के जो होता है आपका ये ब्लड कोआगुलेशन में बहुत ही मतलब कि आपका सहायक होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है लगभग जनरली कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, तो विटामिन के। इनकी कमी से आपका क्या हो जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, रक्त स्राव, जल्दी घाव नहीं सूखता। विटामिन के मुख्य कार्य आप देख ही लिए अभी तक। अब यहाँ पे देख देते हैं विटामिन क्या करते हैं। आप देखिए शरीर का बुद्धि का विकास और मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, हड्डी और त्वचा को स्वस्थ रखते हैं, एंजाइम के कार्य में सहायक, बहुत ही सहायक होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आपका क्या है, एंजाइम। तो चलिए एंजाइम देख लेते हैं। एंजाइम की परिभाषा आपको क्या होती है, एंजाइम जो होते हैं आपके क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जो ये हमारी शरीर में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको ये क्या कर देते हैं, जनरली उनकी गति को ये बढ़ा देते हैं और उस प्रक्रिया में ये अस्थायी रूप से स्टेबल रहते हैं, इनका कोई खर्च नहीं होता, ठीक है।
अधिकांश एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। तो जितने आपके एंजाइम होते हैं उनका नेचर अगर आपको पूछा जाए तो वो क्या होगा, प्रोटीन, ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम एंजाइम के। एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, उसके बाद हम देख लेते हैं एंजाइम की विशेषताएं। एंजाइम की विशेषताएं आपकी क्या है, यहाँ देखिए एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं और एंजाइम स्वयं अभिक्रिया में नष्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, ये कम मात्रा में भी प्रभावी होते हैं। एंजाइम का कार्य तापमान और पीएच पर निर्भर करता है। मतलब कि जो आपके एंजाइम हैं, एंजाइम का आपका एक स्पेसिफिक क्या होता है, टेम्परेचर होगा, एक स्पेसिफिक आपका क्या होगा, पीएच होगा। एंजाइम का जो आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच, इस पे ये आपके क्या होते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं और इनकी एक्टिविटी इन्हीं पे डिपेंड करती है। एंजाइम का हम अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है, तो देखिए एंजाइम का क्लासिफिकेशन, एंजाइम को उनको कार्य के आधार पर मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज जो आपका एंजाइम है कौन सा एंजाइम है, या ट्रांसफरेज एंजाइम कौन सा और इसमें क्या होता है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज में आपको देखिए उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आपका एग्जांपल है डिहाइड्रोजनेज। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम। यहाँ पे देखिए ट्रांसफरेज में क्या होता है, ट्रांसफरेज में आपका एक अणु से दूसरे अणु में फंक्शनल ग्रुप का स्थानांतरण आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे आपका क्या है, ट्रांस एमिनेज, जो ट्रांस एमिनेज होता है ये आपका ट्रांसफरेज की कैटेगरी में। उसके बाद आप देखेंगे हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज में आपका क्या होता है, ये एंजाइम में हाइड्रोलिसिस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं आपका एग्जाम्पल इनका देखिए लाइपेज एमाइलेज। हाइड्रोलेज का एग्जाम्पल लाइपेज एमाइलेज। नेक्स्ट आपका है लाइएज। नेक्स्ट आपका क्या है, लाइएज। लाइएज जो है ये एंजाइम बिना हाइड्रोलिसिस के अणुओं को तोड़ देते हैं। जैसे आपका क्या है डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज। उसके बाद आपका क्या है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज ये एंजाइम अणु की संरचना को बदलकर आइसोमर बनाते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखिए ग्लूकोज आइसोमेरेज। उसके बाद आपका लाइगेज, ये एंजाइम दो अणुओं को जोड़ने का कार्य करते हैं। देखिए लाइगेज पूछा जाता है कभी कभी कि ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये दो अणुओं को जोड़ देते हैं। जैसे डीएनए लाइगेज, ये डीएनए लाइगेज क्या करते हैं, ये डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ देते हैं। एंजाइम के मेन कार्य आप हम देख लेते हैं। देखिए पाचन क्रिया में सहायता करना, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना, ऊर्जा उत्पादन में मदद करना, कोशिकाओं की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अभी देखिए बात भी किया गया था। और जो आपका इनका टेम्परेचर होता है, पीएच होता है, और सबस्ट्रेट की मात्रा होती है, एंजाइम की मात्रा होती है, ये क्या करते हैं, बहुत ही डिपेंड करते हैं इनके। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, पीएच ज़्यादा हुआ, पीएच कम हुआ, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो उस पर वो प्रभावित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपका टॉपिक दिया है थेरेप्यूटिक्स।
जो आपका यूपी SSSC का सिलेबस इन्होंने निकाला है, थेरेपेटिक्स भी इन्होंने क्या है एक टॉपिक दिया है। तो ये जनरली आप फार्माकोलॉजी का टॉपिक माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। थेरेपेटिक्स आपका क्या है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगों को उपचार के लिए दवाओं, आहार, शल्यक्रिया तथा अन्य चिकित्सा विधियों का अध्ययन किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, थेरेप्यूटिक्स कहलाता है। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में एक लाइन में हम देख लेते हैं, रोगों की उपचार की विधियों का अध्ययन थेरेपेटिक्स कहलाता है। थेरेपेटिक्स के उद्देश्य हम देख लेते हैं, उद्देश्य के क्या है। थेरेपेटिक्स उद्देश्य रोगों को उपचार करना, रोगों के लक्षणों को कम करना, रोग की जटिलताओं को रोकना, रोगी के स्वास्थ्य को पुनः सामान्य करना। अब थेरेपेटिक्स के प्रकार देखते हैं। फार्माकोथेरेपिक, दवाओं द्वारा रोगों का उपचार, जैसे एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन का इलाज किया जाता है, एंटीपायरेटिक से बुखार का इलाज किया जाएगा। सर्जिकल थेरेपी, ऑपरेशन द्वारा रोगों का उपचार होगा, जैसे आप अपेंडिक्स हो गया, ट्यूमर हो गया, इनका इलाज किया जाएगा। फिर हम देखते हैं फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी शरीर विधियों से उपचार, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी। उसके बाद हम देखते हैं डाइटरी थेरेपी। डाइटरी थेरेपी आपका क्या है, आहार के द्वारा आपका इलाज किया जाएगा। डायबिटीज़ में जैसे शुगर कंट्रोल डाइट दिया जाएगा, हाइपरटेंशन लो साल्ट डाइट दिया जाएगा। उसके बाद आपका साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में देखिए मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। थेरेपेटिक्स का हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। रोगों के सही उपचार में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन गुणवत्ता, उनको बेहतर बनाते हैं, और रोगों के फैलाव को ये क्या करते हैं, रोकते हैं। थेरेपेटिक्स में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है, देखिए रोगों की जो रोगी है उनको सही दवा देना, सही मात्रा में देना, और उपयोग बताना, साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी देना, सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना। और यहाँ पे हम देख लेते हैं पैथोलॉजी। जब आप उनकी पैथोलॉजी मतलब जांच अगर आप करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप उनका इलाज कर पाओगे, ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पैथोलॉजी। यहाँ पे देखिए ब्लड है। ब्लड में देखिए जो आप अगर जांच कराए होंगे तो CBC जांच होती है, कंप्लीट ब्लड सेल, वहाँ पे आपकी ये सारे डाटा देखने को मिलते हैं। हीमोग्लोबिन आपका देखिए जनरली 13 से 18 ग्राम पर DL होता है पुरुष में, फिर महिलाओं में 12 से 16। और फिर उसके बाद आप देखिए RBC की संख्या, ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। RBC आपका 4.5 से 6 और 4.5 से 5.5 आपका मिलियन पर MMQ ये होता है। WBC देखिए आपका 4000 से 11000। प्लेटलेट आप जानते ही होंगे 1.5 लाख से 4.5 लाख। फिर उसके बाद आपका ब्लड शुगर कितना होना चाहिए। ब्लड शुगर देखिए फास्टिंग 70 से 100, पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद आपका 120 से 140। उसके बाद यूरिन, यहाँ पे देखिए यूरिन का है, उनका कलर कैसे होना चाहिए, पेल येलो। वॉल्यूम और आउटपुट कितना यूरिन करता है 24 घंटे में, और 1 से 1.5 लीटर। pH आपका देखिए क्या होता है, 5 से 8, हल्का ये अल्कलाइन होता है लगभग। स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देखिए इनका 1.025 से 1.025। शुगर नहीं आना चाहिए, प्रोटीन भी नहीं आनी चाहिए यूरिन में, कीटोन बॉडीज़ एब्सेंट होनी चाहिए। LFT देखते हैं लीवर। ये कभी कभी एग्ज़ाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग KGMU का भी एग्ज़ाम दिए होंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। उन्होंने सिर्फ यही पूछा था SGPT का अनदर नेम क्या है, तो आप ALT सिंपल क्वेश्चन, और SGOT का अनदर नेम क्या है, AST। ये 2 क्वेश्चन आपको KGMC में देखने को मिल गए थे। ठीक है, तो एल्कलाइन फास्फेट देख लीजिए आप 44 से 147 होता है। सीरम प्रोटीन, तो ये कुछ जो वैल्यू है इनको आप इग्नोर मत करिए, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। और
हम यहाँ पे कुछ जो आपकी PDF हैं, लगभग आपके जो टॉपिक हैं UP 8080 में इतना टॉपिक आपको वहाँ पे हेडिंग दिया गया है। हमने लगभग सारे टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं। यहाँ से कुछ आपके हम इसको दिखा भी देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पे दिखे हैं। देखिए मैं आप टॉपिक देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपका जो टॉपिक दिया गया, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, थेरेपेटिक। तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए जो आपका पहले टॉपिक है, सिलेबस में जो हेडिंग दी गई है उसको आप कवर करिए और फिर उसके बाद आप ब्रॉड सिलेबस पढ़ लीजिए अगर आपके पास समय मिलता है तो। देखिए UPNSM का भी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखा था और कुछ टॉपिक दे रखे थे। तो जनरली वहाँ पे जो सिलेबस दिया था, टॉपिक दिया था, उसी टॉपिक के क्वेश्चन उठाए गए थे। बाकी जो टॉपिक नहीं दिया था उस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं उठाए गए थे। तो आप देखिए जो भी हमारा PDF है, नोट्स है, आपको टॉपिक वाइज ही मिलेगा और बहुत ही अच्छा नोट्स है, सफिशिएंट मैटर है, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो जो हमारा PDF का रेट है वो आपका सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे 250 रुपये में, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो और आप लोग देखिए यहाँ पे पैसा इसलिए लिया जा रहा है कि आप अगर थोड़ा पैसा आप देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आप अच्छे से उसको पढ़ेंगे। अगर वो फ्री का रहता है तो आप उसको पढ़ाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों जिनको भी PDF चाहिए वो कमेंट बॉक्स में या नंबर पे संपर्क करें, आपको PDF ज़रूर मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।